आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के निर्देश पर चलता है। उन्होंने कहा है कि महीनों पहले हमारे नेता राहुल गांधी ने यह बात उठाई और वे घर घर पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने क्यों बंगाल में SIR की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की मदद की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईद के मौके पर मुसलमान समाज ने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री दावत का न्योता दिया, लेकिन वे उस मंच का इस्तेमाल मुसलमान वोट एकत्रित करने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। उनके कार्यकाल में कितने मुसलमानों का विकास हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला। देखिए, हिंदुस्तान की चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जरूर बीजेपी पार्टी की निर्देश पे चलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। महीनों पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ये शिकायत दर्ज करते हुए घर घर पहुंचा दिए। सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्यों चुनाव आयोग को इतने दिन तक SIR की प्रक्रिया को हमारे बंगाल में लागू होने के लिए इतने सारे मदद की, ये भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये कि आज ईद की त्योहार है। ईद की पर्व में मुसलमान समाज मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जरूर दावत दिए थे और इस मंच को बेजा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके लिए ममता बनर्जी क्या कोई ठोस कदम उठाई? बंगाल के मुसलमान क्या ममता बनर्जी की वोट बैंक बन के रहेंगे? उनकी जमाने में बंगाल में मुसलमानों को क्या तरक्की हुई? नौकरी में कितने मुसलमानों को शामिल किए गए और खासकर OBC की सूची से मुसलमान समाज के एक बड़े शिक्षित समुदाय को निकाला गया। ममता बनर्जी खुद ये कही थी SIR प्रक्रिया शुरू होने के पहले कि मैं बंगाल में सारे वैध घोटालों की सूची में नाम डालने के बाद मैं अपना नाम सूची में लाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि सबसे पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे SIR के सहायता लेकर मतदार सूची में नाम तो उठा लिए और आम लोगों को बिना कोई मदद रास्ते पे छोड़ दिए। जहां तक बंगाल में SIR प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 90,000 के आसपास सरकारी कर्मचारियों को तैनात किए गए थे और जिन्हीं लोगों के चलते आज इतने बड़े झंझाट आम लोगों को सहने पड़ते। आम लोगों को मदद करने के बजाय चले गए सुप्रीम कोर्ट और जाके फिर विचाराधीन कर दिए सारे मसले को। जब सूबे की सरकार और सरकारी की कर्मचारियों ने लोगों को मदद करते हुए ये सूची को और उसके साथ जुड़े हुए दिक्कतों को समाधान करना चाहिए था, उस समय उल्टे रास्ते में चलकर सुप्रीम कोर्ट जाकर नोटों की करते हुए विचाराधीन कर दिए और आज लोगों को ये दिक्कत भुगतने पड़ते हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के वासियों और वे जहां भी हैं, देश विदेश में रह रहे हैं, बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार दिवस के अवसर पर इस अवसर पर बिहार में जो काम नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में किया है उसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के हर एक जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित होने हैं और हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में पिछले 20 वर्षों में हुए कार्यों के प्रति उल्लास और उत्साह देखने को मिलेगा। बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के वासियों को और राज्य के वासी बिहार से जहां भी हैं
भारत के अंदर है, भारत के बाहर है, सबको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामना। उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, मिल्लत और प्रेम के साथ, भाईचारा के साथ बिहार दिवस मनाएं और बिहार में जो काम किया है श्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में, उस जलवे को जन जन तक पहुंचाए, यही शुभकामना देना चाहते हैं। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सिर्फ नहीं बल्कि राज्य के हर एक जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम के जरिए बिहार में जो 20 वर्षों में काम हुआ है, लोगों के उल्लास, लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना नेता सायना एनसी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ उनकी थाली की चिंता करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि लोगों के लिए क्या किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, लेकिन कोई भी युद्ध होता है तो अस्थायी महंगाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये वातावरण रहेगा। हमारे विशेषज्ञ सरकार के साथ काम करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ उनके थाली के ऊपर फोकस करे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा है कि लोगों के लिए कैसे काम करना। ये एक संवेदनशील, सकारात्मक सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एमएसएमईज के ऊपर बहुत फोकस किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब कोई भी जंग होता है, एक वॉर है, ग्लोबल क्राइसिस है, तो टेम्पररी इन्फ्लेशन तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए ये वातावरण रहेगा। हमें बहुत फिक्र है रुपए के ऊपर और द प्राइस ऑफ द रुपी वर्सेस डॉलर, और उस परिप्रेक्ष्य में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सरकार के साथ काम करेंगे। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की एक खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पीएलएफआई नक्सल संगठन के 2 सक्रिय और हार्डकोर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान दयानंद राजवंशी उर्फ गुर्जर और पप्पू के नाम से की गई है। आपको बता दें कि मिथिलेश राजवंशी के रूप में भी हुई है। दोनों आरोपी रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार बरामद हथियार और विस्फोटक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी का हिस्सा हो सकता था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां संगठन के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है। चलिए आगे बात करेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज स्कूली बच्चों की एक विशाल प्रभात रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली को जिलाधिकारी सौरभ जोरावाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से बच्चों ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और विकास के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रैली ने लोगों को बिहार दिवस के महत्व से अवगत कराया। प्रशासन की ओर से आयोजित इन कार्यक्रमों में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला है। इंडिया हर पल। आज पूरे जिले में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। सभी मंडल में, सभी ब्लॉक में बिहार दिवस मना रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रभात फेरी का आयोजन हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा किया गया है। जिसमें भी कई प्रतियोगिताएं बच्चों के माध्यम से आयोजित की जा रही है और शाम को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है ऑडिटोरियम के अंदर जो भी किया जाएगा। बड़े धूमधाम से सभी हमारे नागरिकों ने आज बिहार के दिवस मना रहे हैं। दीपोत्सव वगैरह भी किया जाएगा। हाँ, दीपोत्सव वगैरह भी किया। हाँ, दीपोत्सव किया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी, पेंटिंग प्रतियोगिता भी है। काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा आज का प्रोग्राम है और सभी नागरिकों के लिए शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रुपए की कमजोरी हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दिखा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया, रुपए में निरंतर गिरावट से चिंता होनी चाहिए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी के पहले 13 इस देश के और प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनमें से एक ने भी वो कीर्तिमान स्थापित नहीं किया जो मोदी जी ने कर दिया। रुपए को उन्होंने 94 पार करा दिया। आज रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 94 रुपए से ज्यादा है। असलियत यह है कि मोदी जी को रुपया 2014 में 56 पे मिला था और उसको उन्होंने 94 पहुंचाने का काम किया है। मुझे तो कहीं आशंका, कहीं डर, कहीं भय है कि उन्होंने रुपए से भी शतक लगवाने का मन तो नहीं बना लिया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं।
चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि रुपए की जो वीकनेस है वो हमारी इकोनॉमी की इनहेरेंट वीकनेस को दिखा रही है। रुपया लगातार गिर रहा है, किसी भी प्रयास से थम नहीं रहा है। लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। एफडीआई नेट नेगेटिव हो गया है। ऐसा क्यों है कि भारत के निवेशकों को भी आज विदेश पर ज्यादा भरोसा है और कहीं ना कहीं रुपए के निरंतर गिरने से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जिन चीजों को हम डॉलर देकर खरीदते हैं अब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमारा जो महंगाई है वो बढ़ेगी, ईंधन के दाम बढ़ेंगे। और ऐसे में राहुल गांधी जी ने जो आगाह किया है सरकार को वो बिल्कुल सच है। और मैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी थे और जब वो कहते थे मैं शासन में बैठा और मुझे पता है रुपया क्यों पतला होता जा रहा है, आज वो बताए रुपया क्यों पतला होता जा रहा है। रुपए की प्रतिष्ठा को रुपए के गिरने को प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से नापने वाले नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री है। वो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा किस गर्त में पहुंच गई ये देश जानना चाहता है। लेकिन रुपए के निरंतर गिराव से चिंता होनी चाहिए सरकार को, लेकिन लगता है फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर में बढ़ोतरी हो गई, एलपीजी में बढ़ोतरी की बात कर रहे राहुल गांधी जी कि ये संकेत है। बीजेपी ये बताए कि क्या उनके पास क्या एजेंडा है। 2 रुपए प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा, 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल का बढ़ा। इंडस्ट्रियल डीजल हर फैक्ट्री में यूज होता है। अब आने वाले दिनों में जो चीजें वहां पे बन रही हैं वो भी महंगी होंगी। एलपीजी का दाम ऑलरेडी 60 रुपए बढ़ गया था, कमर्शियल सिलेंडर ऑलरेडी 146 रुपए बढ़ गया था। पिछले 2-3 हफ्तों में सरसों का तेल खाने वाला 30 रुपए लीटर महंगा हुआ, रिफाइंड ऑयल खाने वाला 30 रुपए लीटर महंगा हुआ, पाम ऑयल 15 रुपए महंगा हुआ, कोयला 15 रुपए पर केजी महंगा हो गया। और लगातार जो प्लास्टिक सामान बनता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें जो आजकल गर्मियों में लोग फ्रिज में लगाते हैं, वो एक सेट आता था कुछ पैसे का, वो 40 रुपए बढ़ गया। तो फैक्ट्री एक तरफ बंद हो रही है, सिरेमिक की कितनी फैक्ट्री बंद हो गई, दूसरी तरफ जो चीजें गैस को यूज करके उत्पादन जिनका होता है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। लगातार लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग, लगातार लोगों की रोजमर्रा की चीजें जो है वो महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा अपना मानना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो विश्व में हो रहा है उस पर जुमलेबाजी और लफाजी करने से बेहतर है आप एक नीति बनाइए। आपने कोई नीति नहीं बनाई। किल्लत चल रही है देश में गैस की, किल्लत चल रही है देश में बाकी सामानों की, और आप अभी भी मुगालते में जी रहे हैं। नौकरशाहों को आगे करके ये बताया जा रहा है सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो आईओसी को अंतराल जो 2 सिलेंडर का होता है भरने का, वो 25 दिन से बढ़ाकर 45 दिन क्यों करना पड़ रहा है? ये लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिनों में जो दिक्कतें हैं वो लोगों की बढ़ने वाली है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कुछ भी हो स्थिति सामान्य होनी चाहिए भारत में। और जब आप उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जब आप ऊर्जा के इस संकट के बीच में केरोसिन को विमर्श में लाते हैं तो क्या इससे पैनिक नहीं बढ़ता? उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि तेल कंपनी आप विज्ञापन देने लगे हैं कि बर्नर कम रखें, क्या इससे पैनिक नहीं बढ़ता? उन्होंने कहा कि आपने कोविड में कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। कितनी जान गई उस समय, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि कुछ हो कि चीजें सामान्य हो। मैं अभी पेट्रोलियम कमेटी की मीटिंग में भी था। सरकार कहती है विपक्ष पैनिक फैला रहा है। जब आप ऊर्जा की इस क्राइसिस के बीच में केरोसिन को विमर्श में लाते हैं तो क्या पैनिक नहीं बढ़ता है? मैंने कहा कि तेल कंपनियां अब विज्ञापन देने लगी हैं कि बर्नर कम रखिए, इससे पैनिक नहीं बढ़ता है। मतलब विपक्ष पे ठीकरा फोड़ना। आपने कोविड में भी यही किया। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज क्या हो गया? कोविड में कितनी जानी गई? कोई माफी मांगा? सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय रुपए के मूल्यों में गिरावट पर कहा है कि हमारे देश की विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस दिशा में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सार्थक या कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि हमारे देश की मुद्रा शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर पड़ेगा। हमारे कृषि, बाजार, डेयरी और अन्य सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तेल का दाम बढ़ता जा रहा है। आज रसोई गैस को लेकर भी क्या हालत है हम सब जानते हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सरकार की गलत नीतियों का अंजाम देश को भुगतना पड़ रहा है। ये हमारे देश की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस दिशा में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सार्थक
और कारगर उपाय सुधारने के लिए नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमारे देश की मुद्रा शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डे बाय डे घटती जा रही है। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा, हमारी खेती पर और हमारी बाजार पर और हमारी डेयरी पर, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन और जिस तरह से जल्दी जल्दी तेलों का दाम बढ़ता जा रहा है और आज तो रसोई गैस की इतनी हालत है कि लंबी लंबी लाइन, कतार, पुलिस को तैनाती की जा रही, यहाँ से ये रसोई गैस वितरित होता है। सरकार की ये गलत नीतियों का कारण देश को भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में नहीं, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।